नमस्कार। आप देख रहे हैं आस्कर एजुकेशन और मैं हूं आपके सामने सनत पांडे। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं बीएससी भाग 3 के लिए और इंटरमीडिएट से रिलेटेड एक टॉपिक फिजिकल केमिस्ट्री का जो मैंने पढ़ाया है वो है सॉल्यूशन। लगभग 8 या 9 वीडियो लेक्चर हो चुके हैं। आपको हम अगर याद दिलाएं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 4 का डिस्कस आज करना है, जिसमें ये जो चौथी नंबर की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो आपकी है फ्रीजिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जिन लोगों ने सॉल्यूशन के प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे उनको पता होगा कि नंबर 1 था ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, नंबर 2 रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, नंबर 3 एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और नंबर 4 डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसका अध्ययन आज हम लोग करने जा रहे हैं। तो बच्चों देखो, फ्रीजिंग पॉइंट, सबसे पहले तो हम ये क्लियर कर लें कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं हिमांक। अब बात आती है जो हमने इसको अपने लैंग्वेज में लिखा है, ए सर्टेन टेम्परेचर, एक निश्चित ताप, एट विच, जिस पर द वेपर प्रेशर वी डॉट पी डॉट यानी द वेपर प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू इट्स सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ऑफ दैट लिक्विड सॉलिड। इस बात को अगर आप समझने का प्रयास करें कि एट सर्टेन टेम्परेचर, एक निश्चित ताप जिस पर वीपी आज इक्विवेलेंट, वाष्प दाब, वेपर प्रेशर इज इक्विवेलेंट, वाष्प दाब इक्विवेलेंट हो जाता है कब? टू इट्स सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ऑफ दैट लिक्विड सॉल्वेंट, यानी वह निश्चित ताप जिस पर उस द्रव विलायक का ठोस और द्रव दोनों ही अवस्थाओं का जो वाष्प दाब है वो समान हो जाता है, उस ताप को हम कहते हैं हिमांक अर्थात फ्रीजिंग पॉइंट। एक बार फिर सुन लीजिए, वह निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव विलायक का ठोस अवस्था और द्रव अवस्था के वाष्प दाब समान हो जाते हैं, वह ताप हमारा हिमांक कहलाता है। तो आइए अब हम लोग जो बात करेंगे वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कब होता है? एक छोटी बात, आप तो जानते हैं कि जब हम सोल्यूट में सॉल्वेंट मिला देंगे तो जो बनेगा वो क्या बनेगा? वो आपका सॉल्यूशन बनेगा। बहुत बढ़िया भाई। अब सोल्यूट में जैसे ही सॉल्वेंट मिलाते हैं तुरंत हम ये माने कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिप्रेस कर जाता है। तो अब हम लोगों को समझना है कि डिप्रेशन कैसे होता है। डिप्रेशन समझना है, मैं आपको बताता हूं डिप्रेशन कैसे होता है। पहले हिंदी में समझ लीजिए कि जब हम किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य पदार्थ मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी होती है, क्वथनांक में वृद्धि होती है, जबकि हिमांक में भी कमी हो जाती है। हिमांक में आई यह कमी हिमांक का अवनमन कहलाती है। अब अगर आप बात को समझें कि व्हेन ए नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट इज मिक्सिंग विद द प्योर सॉल्वेंट, the vapor pressure decreases. Similarly, boiling point increases and the freezing point also decreases regularly. This decreasement in freezing point is called depression in freezing point. तो आइए हम लोग आगे की बात समझते हैं। बेटा, freezing point of प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये हमने मान लिया T। बात आती है ऑन मिक्सिंग, ऑन
मिक्सिंग ए नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स solute, the freezing point of solution is TS1. Similarly, again we obtained TS2 of सॉल्यूशन सेकेंड। तो अब बात यहां जो आती है कि डिप्रेशन हुआ, यानी पहले ज्यादा था अब कम हुआ, तो इसलिए जो यहां से मिला कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन फर्स्ट, उसको हमने डेल्टा टीएफ से कह लिया, उसको हमने डेल्टा टीएफ से कह लिया। अब ये हो गया पहले ज्यादा था यानी T माइनस TS1। सिमिलरली ये जो मिला डेल्टा TF ऑफ S2 दिस विल इक्वल T माइनस TS2। तो ये जो अवनमन है, ये जो कमी है, इसको हम लोग कहते हैं हिमांक का अवनमन। अब बात आती है कि ये होता कैसे है, हिमांक का अवनमन होता कैसे। हम आपको याद दिलाएं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। प्योर सॉल्वेंट हमारा यहां पे था, ये हमारा है प्योर सॉल्वेंट। एक्स एक्सिस पे हमने टेम्परेचर को रखा है, वाई एक्सिस पर हमने वेपर प्रेशर को रखा है। जब भी हमने इसके टेम्परेचर को कम करना शुरू किया, इसको हम A डैश मान लेते हैं, तो पॉइंट A पर आकर के वो फ्रीज कर गया, यानी जो हमने प्योर सॉल्वेंट लिया था वो पॉइंट A पर आकर के फ्रीज कर गया। पुनः हमने उसको रेस्ट छोड़ दिया, थोड़ा सा उसमें मिला दिया नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट। तो जैसे ही मैंने नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट मिलाया, तुरंत वो क्या हुआ, सोल्यूशन हो गया। मान लीजिए सोल्यूशन हमने क्या मिला दिया, नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। तो ये क्या था, ऐसे हम कम करते गए, तो यहां हम पहुंच गए। यानी इसका जो ग्राफ हमको मिला, इस बिंदु पर आकर के अगर ये बी डैश है तो ये हमको क्या मिल गया, बी मिल गया, और ये हुआ सॉल्यूशन फर्स्ट। अर्थात जब हमने टेम्परेचर को कम किया, कम करते करते आए, तो जब टेम्परेचर को कम करते आएंगे तो हमारा सॉल्यूशन फर्स्ट पॉइंट बी पर आकर के वो फ्रीज कर गया। फिर हमने रेस्ट छोड़ा, फिर उसको स्वतंत्र अवस्था में छोड़ दिया, पुनः उतना ही नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाया गया, और जब मैंने उसको मिलाया तो ये हो गया सॉल्यूशन सेकेंड। यहां से ये बात आ गई, और तब ये जाकर के यहां फ्रीज किया। अगर हम इसको पॉइंट सी माने, सी डैश माने, तो ये पॉइंट सी होगा। हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स एक्सिस पे, ये आपका टी था जिसको हमने कंसीडर किया था फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू टी। सिमिलरली बी के लिए जो मुझे मिला वो TS1 मिला, और सी के लिए जो मुझे मिला वो TS2 मिला। इसका जो करेस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर था ये P था, ये हमको PS1 और ये हमको क्या मिला, PS2 मिला। अब हमने इन दोनों को मिला दिया, A से B को, B से C को। ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट मिला इसको हमने मान लिया D और इसको मान लिया E, यानी ये पॉइंट E हुआ और ये पॉइंट D हुआ। अब आपको हम बताते चले कि ये जो पॉइंट B है ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन फर्स्ट, पॉइंट C फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन सेकेंड, एंड पॉइंट A फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन फर्स्ट। जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो, मैं 4-6 सेकंड के लिए हटता हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, बहुत अच्छी बात।
तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब डिस्कस जो होना है वो यहां से होना है। आइए देखा जाए। चलिए देखिए, अब ये हमारा टेम्परेचर है, ये वेपर प्रेशर है। हम यहां लिखते हैं along freezing areas, along freezing areas यानी जो फ्रीजिंग एरिया आपको मिल रहे हैं, फ्रीजिंग एरिया में आपको क्या मिलेगा कि जो बी और डी, ये बी डी ये पैरेलल मिल जाएगा सीई के, यानी हिमांक के निकट के क्षेत्रों में नियरेस्ट टू द फ्रीजिंग पॉइंट हम ये मान सकते हैं कि जो B और D है, C और E है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। और आप तो जानते हो अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, इसलिए आपका जो ट्रायंगल ABD आप देखेंगे ABD ये समरूप हो जाएगा ट्रायंगल ACE की। अब तो आपको समझना चाहिए ये ABD ये जो त्रिभुज है वो उसी रूप का होगा, सेम फॉर्म का होगा, तो ACE के। आप जानते होंगे समरूप त्रिभुज की जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार बराबर कर्ण बटे कर्ण। तो आइए यहां से जो मुझे मिलेगा वो हम लिख सकते हैं कि BD बाई CE इज इक्वल टू AD बाई AE, अर्थात छोटे त्रिभुज का आधार बटे बड़े त्रिभुज का आधार ये बराबर छोटे त्रिभुज का लंब बटे बड़े त्रिभुज का लंब। अब जरा BD की डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो BD की डिस्टेंस यहां से D का जो था T था और B के लिए TS1, तो यहां से मुझे मिल जाएगा T माइनस TS1। सिमिलरली CE तो ये मिल जाएगा T माइनस TS2 एंड सो ऑन। AD, अब अगर हम बात AD की करेंगे तो A और D तो ये मिल जाएगा P माइनस PS1 ओवरऑल। AE तो ये हो जाएगा P माइनस PS2। आओ जरा देखें, आपने देखा है T माइनस TS1 ये हो जाएगा मेरा डेल्टा TF ऑफ S1 डिवाइड बाई डेल्टा TF ऑफ S2 इज इक्वल टू, थोड़ा सा इसमें चेंज किया जाए, इसमें P माइनस PS1 में P से डिवाइड कर दें, फिर नीचे भी P माइनस PS2 में P से डिवाइड कर दिया। आप तो जानते होंगे कि अगर हम कोई परिवर्तन दोनों ही डायमेंशंस में करते हैं तो उसके वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बट ऑन अप्लाइंग राउल्ट्स लॉ, आप सबको राउल्ट लॉ पढ़ाया गया है, आपको याद होगा कि राउल्ट का नियम ये कहता है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। कब? जब सोल्यूट की मात्रा बहुत ही कम हो तब। तो आइए ये जो है ये P माइनस PS बाई P ये मुझे मिल जाएगा मोलर फ्रैक्शन। तो यहां से ये देखो अब ये मिल गया डेल्टा TF, चूंकि डिफरेंस बाय डिफरेंस इज आल्सो ए डिफरेंस, तो डेल्टा TF ये बराबर मिल गया P माइनस PS बाई P, तो ये हो गया P माइनस PS1 डिवाइड बाई P माइनस PS2 डिवाइड बाई P। राउल्ट का नियम ये कहता है कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अगर विलेय की मात्रा बहुत ही कम है तो विलायक के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अर्थात हम यहां से लिख सकते हैं कि ये मिल जाएगा आपको मोलर फ्रैक्शन
किसका, सॉल्यूशन फर्स्ट का, और ये मिल जाएगा आपको मोलर फ्रैक्शन किसका, सॉल्यूशन सेकेंड का। आप लोगों को जानना चाहिए कि बात अगर किया जाएगा मोलर फ्रैक्शन के लिए, तो अब ये जो मोलर फ्रैक्शन है ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, तो यहां से जो डेल्टा टीएफ मिलेगा वो स्मॉल एन बाई कैपिटल एन, स्मॉल एन बाई कैपिटल एन। कब, जब आपके सोल्यूट की मात्रा बहुत ही कम है तब। आपको बताते चले कि ये फार्मूला तो कुछ ऐसा होता है n बाई n प्लस कैपिटल एन, लेकिन दिस वैल्यू इज वेरी लेस वेरी लेस वेरी लेस, तो हम n बाई कैपिटल एन लिख सकते हैं। अब इसको हम अपने फार्मूले लें, यहां से डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल, ये जो स्मॉल n है इसको स्मॉल w बाई स्मॉल m डिवाइड बाई कैपिटल W बाई कैपिटल M, तो यहां से मिल जाता है डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल स्मॉल w बाई स्मॉल m मल्टीप्लाई बाई कैपिटल M और बाई कैपिटल W। ध्यान दीजिए, इफ सॉल्वेंट विल बी 1000 ग्राम, या ऐसा हम कहें कि सॉल्वेंट विल बी कांस्टेंट, अगर हम इसको माने कि सॉल्वेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट ड्यूरिंग चेंज, यानी कि जब हमने लिटिल अमाउंट में नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट मिलाया तो जो हमारा सॉल्वेंट है वो कांस्टेंट था, तो जब वो कांस्टेंट था तो उसकी जगह पे हमने क्या कर दिया, 1000 कर दिया, तो इसलिए डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल मिल गया स्मॉल w गुणे 1000 डिवाइड बाई स्मॉल m और कैपिटल W। प्रोपोर्शनल हटा तो एक कांस्टेंट आएगा, ये मिल जाएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के बी स्मॉल w 1000 बाई स्मॉल m और कैपिटल W। इसको हम लोग याद करते हैं इस तरह से, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 1000 के एफ, अब चूंकि ये f था तो इसको भी आप f ले लें, तो ये के एफ इंटू स्मॉल w डिवाइड बाई स्मॉल m और कैपिटल W। दिस इज द फार्मूला ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेयर। अब बात आती है व्हेयर के एफ इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये थ्योरी यहीं समाप्त होती है, इसका जो मॉलिक्यूलर डिटर्मिनेशन होगा वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिखें या हमारे पर्सनल नंबर पर भी आप दे सकते हैं। हाँ, बेल आइकन अगर आप दबाते रहते हैं तो आपको जो नए अपडेट्स हैं वो बिना किसी इंफॉर्मेशन के आपको मिलते रहेंगे। तो एक बार फिर आप सबका अभिनंदन। आप देख रहे थे आस्कर एजुकेशन और मैं था आपके सामने सनत पांडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर एवरीवन।